कोई भी चीज़ जो है ना वो जज़्बात से नहीं होती। यानी हमने भी जब ऑर्गनाइज़ेशन 17 साल पहले स्टार्ट की थी, तो वो हमने सिर्फ़ $1000 के क्लाइंट पे डिसीज़न नहीं लिया था, वो पहले की सेविंग्स थी और प्लानिंग थी। मसला ये है कि हर चीज़ को ना आपको प्रैक्टिकल लेके चलना है ना। बहुत सारे हमारी ऑर्गनाइज़ेशन में लोग हैं पास्ट में, दे हैव स्टार्टेड देयर ओन वेंचर्स या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, दे हैव ग्रुप टुगेदर 3 और 4 पीपल, कोई डिज़ाइनिंग बैकग्राउंड का, कोई जो है वो एनिमेशन बैकग्राउंड का, कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड का, मिल के एक स्टार्टअप बना रहे हैं इन देयर फ्री टाइम। तो देयर नीड्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ प्लानिंग अराउंड इट, और ये चीज़ों को ज़हन में रखते हुए कि हाउ विल यू फंड दैट आइडिया। आज के हमारे गेस्ट हैं मोहसिन नगरिया, फाउंडर और सीटीओ डिजिटल डिविडेंड्स। पिछले 20 साल में उन्होंने ना सिर्फ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाई, बल्कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाया है जो पाकिस्तान के बहुत से टैलेंटेड लोगों के लिए ग्लोबल दरवाजे खोल रहा है। आज हम बात करेंगे उनकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, चैलेंजेस और उस माइंडसेट की जो आज के यंग डेवलपर्स के लिए बहुत ज़रूरी है टू कम्पीट ग्लोबली। लेकिन एक कॉन्टैक्ट थे, उन्होंने एक मशवरा दिया था, बी ऑनेस्ट, डू हार्ड वर्क, और उन्होंने एक सजेशन दिया था जो कि हम अभी तक फॉलो करते हैं एंड इट्स बीन वेरी बेनिफिशियल। उन्होंने कहा था कि यार एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर अर्निंग ना इसको चैरिटी के लिए ना आप बुक कर दें बेसिकली। तो हमने वो चीज़ की है फॉलो एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ वर्कड आउट बिकॉज यू आर पार्टनरिंग विद अल्लाह, उसमें फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगेन यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग, ये सारी प्रीरेक्विजिट्स जो है ना वो साथ में लाजमी है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह का इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। और इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस भी स्पॉटिफाई और पॉकेट कास्ट पर अवेलेबल है, जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। Thank you, Mohsin, for being on Parvaz. We are very delighted to have you here. थैंक यू वासिक फॉर हैविंग मी हियर। Okay, so before starting, मेरा एक सवाल है कि it has been a 17-year journey for you uh, since you started Digital Dividend. तो वो कौन से ऐसे कोर बिलीव्स थे आपके जिसने आपको हेल्प किया सस्टेन करने में थ्रू आउट इस जर्नी के अंदर? वासिक, हमने जब काम स्टार्ट किया था ना आज से लाइक यू सेड 17 इयर्स अगो, तो फोकस उस वक्त हमारा था कि काम करना है, ठीक है, ऑनेस्ट काम करना है, दैट वाज द इंटेंशन। अच्छा, हमारी कंपनी जब स्टार्ट हुई थी ना तो इट वाज टू ऑफ अस, मैं था और मेरे साथ महमूद ज़ियाउद्दीन है, ही इज़ बेस्ड इन स्वीडन, ही इज़ आल्सो अ पाकिस्तानी बैरिया ग्रेजुएट। एंड व्हेन वी स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन, द गोल वाज कि यार ऑनेस्ट काम करना है, ठीक है, क्योंकि उस ज़माने में ना आउटसोर्सिंग थी पाकिस्तान में, इतनी नहीं थी। लेकिन मसले मसाइल इस तरीके के काफ़ी थे कि यार काम सही होगा या नहीं होगा पाकिस्तान से, पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमने जो स्टार्ट किया था ना वो हमने कहा था, हम 2 लोगों ने स्टार्ट किया था, गोल ये था कि भई ऑनेस्ट काम करना है और चीज़ें डिलीवर करनी है, दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। और वही चीज़ को हम लेके चले हैं, वही चीज़ टीम को भी सिखाई है और अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ से आगे ग्रोथ भी मिली है हमें। यू हैव बीन टू यूएस, आपने 5 साल वहाँ गुजारे हैं, आपने पढ़ाई भी की है। तो यूएस में और आप स्वीडन भी गए हैं, तो यूएस में और स्वीडन में से आपने क्या चीज़ ऐसी वहाँ की देखी, लीडरशिप क्वालिटीज़ को अगर मैं मद्देनज़र रखूँ, और व्हेन यू केम बैक टू पाकिस्तान, तो यहाँ पे आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हेल्प किया जो आपने वहाँ पे देखा कि यार दिस थिंग इज़ डिफरेंट एंड आई बिलीव आई शुड इम्प्लीमेंट दिस थिंग इन पाकिस्तान? तो जब आप यहाँ टीम्स को मैनेज कर रहे होते हैं, तो व्हाट इज़ दैट थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम द यूएस एंड स्वीडिश मार्केट्स? अच्छा, जैसे आपने बताया, आई लिव्ड इन यूएस फॉर ऑलमोस्ट 5 इयर्स, ठीक है। अच्छा, स्वीडिश जो पर्सपेक्टिव है ना वो हमारे पास ज़्यादा आया है थ्रू जो मेरे पार्टनर हैं महमूद, थ्रू जो हमारे कस्टमर्स हैं। आई बीन टू स्वीडन, आई ट्रैवल टू स्वीडन, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा जो मैंने स्वीडिश कल्चर या स्वीडिश तरीका सीखा है ना वो थ्रू द कस्टमर्स सीखा है, उनके साथ काम करके। अच्छा, एक जो चीज़ ना काफ़ी वाज़े नज़र आई, यानी क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं ना, जब आप एक स्टूडेंट लाइफ वाले एस्पेक्ट को देखते हैं क्योंकि मैं वहाँ पढ़ा हूँ, ठीक है, प्लस फिर आप एक प्रोफेशनल लाइफ वाले और काम करने वाले एस्पेक्ट को देखते हैं।
तो स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो चीज़ बहुत वाज़े नज़र आई ना, वो इन डिफरेंस द वे एजुकेशन वहाँ पे जिस तरीके से दी जाती है, जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे की जाती हैं। अब भी यहाँ काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अब इस चीज़ की तरफ आ रही हैं। लेकिन बैक देन लाइक 2001 उस वक़्त की मैं अगर बात करूँ ना, तो दैट वाज़ अ वेरी बिग डिफरेंस एज़ टू व्हाट वाज़ हैपनिंग ओवर देयर एंड व्हाट वाज़ हैपनिंग ओवर हियर नाउ। दूसरी चीज़ अगर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की अगर बात करें, तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील होती है और जो बहुत यानी टेक्निकल चीज़ें हैं, और क्योंकि हम यानी टेक्निकल उसके लोग हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड। काम करने के, टेक्निकल बैकग्राउंड के, हम हर चीज़ टेक्निकल उसमें जज करते हैं। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि बंदे को कोडिंग कितनी आती है, और बंदे को जो है ना वो डेटा स्ट्रक्चर्स कितने आते हैं अगर वो यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है। लेकिन उन इन सब चीज़ों से ज़्यादा चीज़ जो हमें नज़र भी आई, काफ़ी हमारे टीममेट्स को भी और हमें भी डिफ़रेंस लगा ना, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक फैक्टर होता है ना, कि आप ज़िम्मेदारी लें। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि यार आपको अगर कोई भी काम दिया जा रहा है या कोई चीज़ आपको बताई जा रही है, तो आप उसको आपने ज़िम्मेदारी से पूरा करना है। आपको ज़िम्मेदारी से वो चीज़ सीखनी है, ठीक है? यानी स्टूडेंट होना भी एक ज़िम्मेदारी का काम है ना, आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग। और जब आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हैं, तो फिर आपने उस चीज़ को जो भी चीज़ आप काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिबली करना है। तो इसमें ना बड़ा जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों पे दी जाती है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी का उनको एहसास है इन द वे दे आर ब्रॉट अप, वो चीज़ें थोड़ी-सी ना इस आई फेल्ट के काफ़ी बड़ा डिफ़रेंस है, जो कि अब कम हो रहा है। आई कैन सी नाउ, जो मैंने उस वक़्त देखा था और अब जो देखा था, तो नाउ इट्स चेंजिंग डेफिनिटली। सो कमिंग बैक टू योर पोजीशन इन डीडी राइट नाउ, यू आर द सीटीओ। आप मतलब बीइंग टेक्निकल एंड बीइंग एन इंस्पिरेशनल लीडर मैनेजमेंट साइड, इन दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं? अच्छा यार, देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीटीओ जो है ना, मेरा डेज़िग्नेशन शुरू से है। एंड आई वुड से कि वो इसलिए था बिकॉज़ आई स्टार्टेड ऑफ एज़ अ टेक्निकल पर्सन। ओवर द इयर्स तो आई थिंक यू इवॉल्व, जब भी आप अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन चलाते हैं और उसको ग्रो करते हैं ना, तो यू इवॉल्व इनटू मैनी मैनी डिफरेंट रोल्स। यानी इंस्पिरेशन की जब बात आती है ना, अगर जो भी आपके बेसिक ऑर्गेनाइज़ेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो बेसिक बिलीव्स हैं, अगर वही चीज़ों पे आप फॉलो करें, आप स्टैंड रहें, ठीक है? और साथ में आप लोगों को भी वही चीज़ गाइड करें ना, तो वो चीज़ एक तरीके से बन जाती है, और एक तरीके से जो है ना वो आसानी हो जाती है ऑर्गेनाइज़ेशन में। सो बेसिकली जब आपने डिजिटल डिविडेंड स्टार्ट की थी, तो उस टाइम पे आउटसोर्सिंग पाकिस्तान के अंदर इतना मेन स्ट्रीम नहीं था कि यूएस कंपनीज या यूरोपियन मार्केट्स में से या मिडल ईस्टर्न मार्केट्स में से काम पाकिस्तान आउटसोर्स किया जाए। तो उस वक़्त वो क्या चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए बेसिकली, और मतलब कन्विंस करने के लिए अपने क्लाइंट्स को कि भाई यू कैन ट्रस्ट पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तानी टैलेंट, व्हाट वर द चैलेंजेस? और उनको ट्रस्ट किस तरह से आपने कन्विंस किया अपने कस्टमर्स को? अम, बिल्कुल, हमने जब स्टार्ट किया था बैक इन 2000, आई रिमेंबर इट वाज़ जून 2008 व्हेन वी स्टार्टेड द कंपनी। यानी जो वाहिद वे था ना, यानी वी वर एबल टू कन्विंस बिकॉज़ यानी इनिशियली जब हमने कंपनी अपनी स्टार्ट की ना, तो इनिशियली वी स्टार्टेड गोइंग आउट टू द पीपल वी नो, बिकॉज़ आई हैड अ हिस्ट्री ऑफ 5 इयर्स इन द यूएस, तो मेरा एक कनेक्टेड सर्कल था, एक साथ लोग जो मेरे साथ पढ़े थे। Mahmood at that time was in Sweden, so he was sort of creating that contact circle of his at that point. So initially, we started going out to random people and doing some advertisement and stuff. लेकिन उससे इतना response नहीं आया था. Then we started reaching out to our immediate network. So yeah, because we know that those were the people that already trusted us, that trusted. The question was at that point was not about trusting Pakistan. The question was about trusting Mohsen and Mahmood. ठीक है? ट्रस्टिंग डिजिटल डिविडेंड ऑल्सो केम इन लेटर, बिकॉज़ डिजिटल डिविडेंड तो उस वक़्त स्टार्ट हुई थी ना, ठीक है? तो द पॉइंट वाज़ कि हाउ वी कैन यूटिलाइज़ द कॉन्टेक्ट्स एंड द रेपुटेशन वी हैव मेड इन द पास्ट, और हम उनको ये बोलें कि भई वी आर डूइंग इट, यू गाइज़ ट्रस्ट अस, यू नो अस, ठीक है? नाउ वी विल डिलिवर दिस फॉर यू।
सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। हमारा पहला कस्टमर भी इसी तरीके से आया। प्रॉबेबली आई वुड से द फर्स्ट 5 to 6 major customers were all through immediate contacts. So when that started happening and we started doing the delivery, that's when the time came कि फिर हमने कहा चलो अब डिजिटल डिविडेंड के नाम पे भी ठीक है वी कैन स्टार्ट शोइंग पीपल दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। और वहाँ पे फिर पाकिस्तान का नाम भी आया ऑटोमेटिकली कि यार वी कैन ट्रस्ट दिस टीम इन पाकिस्तान उस चीज़ के अंदर। तो इट नॉर्मली दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स एज वेल। मैनी कंपनीज मैंने भी डिस्कस की हैं काफ़ी सारे लोगों से ना, तो इट इट स्टार्ट्स विद द पीपल और फिर इनडायरेक्टली जो है ना वो फिर सॉर्ट ऑफ जो है ना पाकिस्तान की रेपुटेशन बनेगी अगर अच्छा काम करेंगे तो। या अच्छा काम नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फिर एक तरीके से बुरी रेपुटेशन हो जाएगी। अच्छा, इसी की कंटिन्यूशन में मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा कि वो मोमेंट भी हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे जब आपने पहला क्लाइंट यू क्लोज दैट क्लाइंट एंड उसका काम आपने किया, उसको डिलीवर किया। व्हाट वाज़ द फीलिंग दैट एट दैट मोमेंट? और आप लोग तो स्टूडेंट्स थे उस वक़्त, तो उस वक़्त वो मतलब क्या ऐसी एनर्जी और फीलिंग होती थी कि जिसने आपको इतना मोटिवेट किया कि यार लेट्स डू दिस? हुँ। एक चीज़ यहाँ करेक्ट करता हूँ, हम उस वक़्त स्टूडेंट्स नहीं थे, यानी फुल टाइम हम कंपनी क्योंकि इससे पहले मैं भी जॉब कर रहा था। बिफोर दिस महमूद भी जॉब कर रहे थे, फिर महमूद स्वीडन गए थे। तो जो हमारा पहला कस्टमर था ना दैट वी क्लोज्ड वेयर वी स्टार्टेड डिजिटल डिविडेंड, उसका मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। तो व्हेन वी डिसाइडेड कि हमें कंपनी खोलनी है, सही है। सो वी प्रोबेबली took a good 6 मंथ्स यानी 6 महीने ना हमने इस बात पे सोचा होगा, बातें की होंगी कि हाँ कंपनी खोलनी है, कब खोलनी है, कैसे खोलनी है, ठीक है? फिर हमने कुछ डिसाइड किया था कि एक बहुत ही छोटा-सा नंबर था कि यार इस अमाउंट का अगर कस्टमर मिल जाएगा ना, ठीक है? तो हम कंपनी खोल लेंगे। इस अमाउंट का कस्टमर और अगर 6 महीने की कमिटमेंट मिल जाएगी ना, तो हम कंपनी खोल लेंगे। तो दैट्स व्हाट वी एग्रीड टू। इस वक़्त वो अमाउंट मुझे याद नहीं है। लेकिन ये ज़रूर याद है कि जो पहला कस्टमर आया था, वो कस्टमर जो था वो 6 महीने की कमिटमेंट थी और वो $1000 का कस्टमर था, ठीक है? और उस ज़माने में जो डॉलर होता था वो आई थिंक 65-70 रुपीज़ का होता था, ठीक है? तो उस पे जो है ना वो फिर मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया था और फिर ऑफ़िशियली जो है ना वो हमने कंपनी स्टार्ट की थी इस परचेज़ में। अच्छा, आजकल पाकिस्तान में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस सब लोग बना रहे हैं, बहुत सारे टेक एंटरप्रेन्योर्स इमर्ज हो रहे हैं। लेकिन उनके पास ना एक एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो अक्सर मैं लोगों से बात करता हूँ, और वो होता है प्रोजेक्ट बेस्ड डिपेंडेंसी। वो डिपेंडेंट होते हैं शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स या उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और वो सस्टेनेबल पार्टनरशिप्स की तरफ शायद मूव ऑन नहीं हो पाते। तो डिजिटल डिविडेंड्स में, उसमें अर्ली डेज़ में आप लोग ने ऐसा क्या किया है कि यू मूव्ड फ्रॉम प्रोजेक्ट्स टू सस्टेनेबल पार्टनरशिप्स विद योर क्लाइंट्स इन लॉन्ग टर्म? यार इसमें देखें, इसमें मैं कहूँगा कि हमने जो भी किया उसमें हमने कुछ डिफरेंट नहीं किया फ्रॉम व्हाट अदर्स आर डूइंग, ठीक है? क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए ना तो यानी हम भी सर्विस इंडस्ट्री में हैं, ठीक है? जिस तरह आप कह रहे हैं कि यार पीपल इन द सर्विस इंडस्ट्री, प्रोजेक्ट्स, डिलीवरी, तो वी हैव बीन इन सर्विस इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 17 इयर्स। दैट्स व्हाट आवर फोकस हैज़ बीन। प्रोडक्ट्स पे ना हमारा बहुत लिमिटेड फोकस रहा है। लेकिन जो एक चीज़ जो मुझे लगता है कि जिस चीज़ ने हमें हेल्प की है, वो ये की है कि हमने शुरू से ना ये बिलीफ रखा है कि कस्टमर भले जितना छोटा हो ना, ठीक है? वी नीड टू एंगेज विद दैट कस्टमर इफ वी सी द पोटेंशियल इन व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, जब वो स्टार्ट हुए, तो वी स्टार्टेड ऑफ एट अ वेरी लो प्राइस टैग। यानी नॉर्मली अगर हम किसी से उस वक़्त पूछने जाते कि यार ये प्रोजेक्ट है, ये स्कोप है, क्या इस प्राइस में करें? तो प्रोबेबली द इनपुट वुड हैव बीन कि नहीं यार, जाने दो ना इसको, यानी इस बजट में कौन करेगा डिलीवर? और अब भी हम भी सोचते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने क्यों किया वो प्रोजेक्ट इस बजट में? व्हाई डिड वी इवन टेक दैट अप? यानी इट सीम्ड लाइक अ लॉस एट दैट पॉइंट, बट हमने लिया, ठीक है? बिकॉज़ वी सॉ द पोटेंशियल। और फिर वो छोटे कस्टमर, यानी आज हमारे जितने बड़े कस्टमर हैं ना, दे वर ऑल वेरी स्मॉल कोइंसिडेंटली एट द टाइम व्हेन दे स्टार्टेड। जो बड़े थे ना, वो ज़्यादातर आके जा चुके हैं, ठीक है? कुछ हैं, लेकिन जो अभी तक ज़्यादातर हैं ना, वो थे जो उस वक़्त बहुत छोटे थे, ठीक है? एंड दे ग्रू विद अस। तो वो बड़े हुए, तो साथ में हम भी बड़े हुए, हमारी ऑर्गनाइज़ेशन भी बढ़ी बेसिकली, और इस वजह से वो ट्रस्ट भी
हमें वो ट्रस्ट भी उनका बिल्ड हुआ हमारे ऊपर, वो ट्रस्ट भी उस तरीके से करते हैं कि यार डिजिटल डिविडेंड सपोर्टेड देम या हेल्प देम या सर्विस देम एट द टाइम व्हेन दे नीडेड। तो वो फिर साथ हमारे रहे, उन्होंने ग्रो किया बेसिकली वो वाली चीज़। अच्छा, आपने भी जैसे बात की कि बहुत सारे कस्टमर्स आपके आए और जिसमें से बहुत हम्बल बिगिनिंग से वो आए और अब वो ग्रो कर गए। तो मैं उसी की कंटिन्यूएशन में एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि अ, लोग आज डिजिटल डिविडेंड को एज़ अ सक्सेस स्टोरी देखते हैं। आपकी जर्नी को एज़ अ सक्सेस स्टोरी देखते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, लेकिन इस सक्सेस के पीछे ना बहुत स्ट्रगल है। मैं जानना चाहूँगा कि वो टफेस्ट फेजेज़ आपकी जर्नी में कब आए? ठीक है, और कब आपको ऐसा फ़ील हुआ कि यार आपको अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट होने लगा? कभी कोई ऐसा मोमेंट आया आपकी लाइफ़ में कि आपने बोला नहीं यार, लेट्स लेट्स गो बैक टू द स्टेट्स एंड वहाँ जॉब जॉब ही कर लेता हूँ। तो वो मोमेंट्स के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक ऐसा तो अभी तक कोई स्टेज नहीं आया वेयर वुड आई मैंने सोचा हो कि यार वापस जाना चाहिए। बट डेफ़िनेटली कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन जब बनती है ना, तो चैलेंजेस आते हैं। इसी तरह हमें भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आए। जैसे मैंने बताया काफ़ी हमारे जो बड़े कस्टमर्स थे, देयर वर पॉइंट्स वेयर दे लेफ्ट, ठीक है, फॉर मेनी डिफरेंट रीज़न्स उसमें। एंड लेकिन जो एक चीज़ मैंने देखी है ना कि कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन में, और ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ काफ़ी अच्छी हुई, कि आपकी अगर जो कोर टीम है, जो कोर टीम मेंबर्स हैं ना आपके, जो आपके 8-10 मेन ऑर्गेनाइज़ेशन के लोग हैं, ठीक है? अगर वो साथ मिल के जुड़े रहें ना और साथ मिल के काम करें, तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस जो है ना वो फिर उनके हल निकल जाते हैं। तो हमें भी इस तरह के काफ़ी चैलेंजेस आए। ऐसे केसेस भी थे जहाँ पे कस्टमर्स की तरफ से कोई इश्यूज़ हुए। ऐसे भी चैलेंजेस आए जहाँ पे कुछ टीम मेंबर्स छोड़ के गए। टेक इंडस्ट्री में ये बड़ा कॉमन है कि भई आपके कोई टीम मेंबर्स जो हैं वो अच्छा डेवलपर है या अच्छा आर्किटेक्ट है, वो कहीं मूव कर रहा है या किसी वजह से जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस चीज़ के अंदर। बाकी इन जनरल जो दुनिया के हालात हैं, पॉलिटिकल हालात हैं, हर जगह जो चीज़ें चल रही हैं, उसको देखते हुए काफ़ी सारे चैलेंजेस ऐसे हैं। तो कोई कोई ऐसी कोई इस वक़्त एग्ज़ैक्ट कोई सिनेरियो तो ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस रहे हैं छोटे-बड़े, जो कि फिर जो है ना वो टीम ने मिल के जो है ना उन चीज़ों को हल करा है, सॉल्व किया है बेसिकली उसमें। अच्छा, मैं स्टार्टअप्स से लेते हुए भी एक सवाल पूछना चाहूँगा, इसकी कंटिन्यूएशन में आपके और ज़्यादा वेंचर्स भी हैं, मैं उनके हवाले से भी बात करूँगा। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं एक सवाल पूछूँ कि अभी जो हमारे फ्रीलांसर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहे हैं। पहले उनकी तादाद इतनी नहीं होती थी, अब हर चौथे बच्चे को एक एंटरप्रेन्योर बनना है। इट्स अ बज़वर्ड इन इन द मार्केट राइट नाउ। तो एक यंग फाउंडर किस तरह से सर्विस डिपेंडेंसी से हटकर कुछ कर सकता है, प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल या सस्टेनेबल मॉडल में काम कर सकता है? उसके लिए मतलब व्हाट्स द पीस ऑफ एडवाइस दैट यू हैव राइट नाउ? देखिए, स्टार्टअप कल्चर की जहाँ तक हम बात करें ना, तो स्टार्टअप कल्चर ये तो पूरी दुनिया में ही है ना, इट्स नॉट जस्ट समथिंग दैट्स न्यू टू पाकिस्तान। इस वक़्त हर जगह ही बढ़ रहा है। और ये एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज़ वी हैव सो मैनी न्यू लीडर्स, सो मैनी न्यू पीपल कमिंग अप, जो कि आइडियाज़ लेके आ रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि हर चीज़ को ना आपको प्रैक्टिकल लेके चलना है ना। बहुत सारे हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन में लोग हैं पास्ट में, जो कि अब दे हैव स्टार्टेड देयर ओन वेंचर्स। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं, दे हैव स्टार्टेड देयर ओन प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसे हैं जो अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग देयर ओन वेंचर्स या प्रोडक्ट्स ना। तो मेन इसमें जो नॉर्मली मेरी जो रिकमेंडेशन होती है ना लोगों को, वो ये होती है कि देखें, पहली चीज़ तो ये है कि आपने अपना ब्रेड एंड बटर चलाना है ना, आपने अपना किचन चलाना है। तो पहले आपने कुछ प्लानिंग की ज़रूरत है। यानी कोई भी चीज़ जो है ना वो यानी जज़्बात से नहीं होती। यानी हमने भी जब ऑर्गेनाइज़ेशन 17 साल पहले स्टार्ट की थी, तो वो हमने सिर्फ़ $1000 के क्लाइंट पे डिसीज़न नहीं लिया था, वो पहले की सेविंग्स थी और प्लानिंग थी, जिसको रखते हुए हमने कहा कि ठीक है भई, अगर कंपनी चलाएँगे और नहीं भी चली, तो 6 महीने साल बाद फिर जॉब करना शुरू कर देंगे, ठीक है? कुछ प्लानिंग करके वो चीज़ की, ऐसे ही नहीं कोई कूदता है। तो आपकी कुछ प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है? या तो आपके पास आपका ब्रेड एंड बटर चलाने के लिए इतनी सेविंग्स हो कि आप उसको करके फुल टाइम आप फाउंडर बने, या आप
किसी तरह सर्विस के साथ-साथ किसी तरह चले। नॉर्मली ऐसा होता बहुत मुश्किल है। हमने पर्सनली डिजिटल डिविडेंड की जर्नी में ना काफ़ी कोशिश की थी स्टार्ट में सर्विस और प्रोडक्ट्स को ना साथ लेके चलने में, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट यूजुअली नेवर हैपेंस। लेकिन एटलीस्ट फॉर प्लानिंग पर्सपेक्टिव जो है ना, इस चीज़ को थोड़ा-सा ज़हन में रखना ज़रूरी है कि यानी कोई भी चीज़ आपने बनानी भी है ना, अगर कोई टेक्नोलॉजी बनानी है, कोई हार्डवेयर बनाना है, कोई ऐप बनानी है, तो उसमें पैसे लगेंगे ना। उसमें आपको टीम चाहिए। सारा काम आप खुद नहीं कर सकते, ठीक है? आप कोडिंग कर लेंगे लेकिन डिज़ाइनिंग कौन करेगा? मार्केटिंग कौन करेगा? तो कुछ ना कुछ किसी किस्म की प्लानिंग हो, ठीक है? कुछ केसेज़ में लोग जो हैं वो ये करते हैं कि एक पार्ट टाइम फाउंडर्स की टीम बनाते हैं। बहुत सारे मैंने सक्सेसफुल वेंचर्स देखे हैं कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है? या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है? एंड इन द फाइनल ईयर फिर दे हैव ग्रुप टुगेदर 3 और 4 पीपल, कोई डिज़ाइनिंग बैकग्राउंड का, कोई जो है वो एनिमेशन बैकग्राउंड का, कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड का, मिल के एक स्टार्टअप बना रहे हैं इन देयर फ्री टाइम, ठीक है? ताकि जब तक एजुकेशन पूरी हो, वो कुछ बेसिस हों, ताकि उसको लेके फिर आगे बढ़ सकें। तो देयर नीड्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ प्लानिंग अराउंड इट, और ये चीज़ों को ज़हन में रखते हुए कि हाउ विल यू फंड दैट आइडिया? क्योंकि वरना ये होगा कि अगर आपने प्लानिंग नहीं की ना, तो बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं, वो फिर बहुत जल्दी ना फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एक आप नया आइडिया अगर आप लॉन्च कर रहे हैं, स्पेशली अगर प्रोडक्ट बेस पे जा रहे हैं, तो वो इट विल टेक 8 टू 10 मंथ्स टू अ ईयर टू स्टार्ट जनरेटिंग मनी, ठीक है? इतना जल्दी जो है ना पैसे जनरेट नहीं होते। तो फिर इवेंचुअली क्या होता है कि जल्दी ही फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है। तो आइडिया बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जो है वो पता लगता है कि वो जल्दी हार मान गए, ठीक है? चला सकते थे, लेकिन जो है वो क्योंकि फंड्स इन्वेस्टर नहीं मिला, यानी बहुत सारे जो हैं स्टार्टअप कल्चर में लोग ना इस बेसिस पे जज्बात में चले जाते हैं कि बस हम कुछ बना लेंगे फिर इन्वेस्टर मिल जाएगा, ठीक है? तो ये सोच भी गलत है, ठीक है? इन्वेस्टर मिल जाता है कुछ को, लेकिन इस बेस पे बैंक करके जाना कि इन्वेस्टर मिल जाएगा, तो वो भी थोड़ा सा गलत है। सो मेरा एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स स्पेसिफिकली क्या अंडर एस्टिमेट करते हैं वैल्यू ऑफ process maturity, governance, product ownership when when we are looking at scaling globally, making global companies? देखिए, ये मसला ना सिर्फ पाकिस्तानी स्टार्टअप्स का या यंग फाउंडर्स का नहीं है, ये मसला कंपनीज़ का भी है, ठीक है? ये मसला डिजिटल डिविडेंड जैसी कंपनीज़ का भी है, क्योंकि प्रोसेसेस आर कोर टू व्हाट वी डू, ठीक है? यानी टेक्नोलॉजी आप बना रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी किस तरह बनेगी, किस तरह डिप्लॉय होगी, किस तरह मेंटेन होगी, ठीक है? ये तो मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा फिर सेल्स है, गवर्नेंस है, ठीक है? पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये एस्पेक्ट आते हैं। तो ये एक एरिया है जो कि बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशंस ने बहुत सारे केसेस में ना इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया, क्योंकि फ़ोकस रहा है कि यार चीज़ बनानी है, अच्छी बनानी है कि वो अच्छे से अच्छा चले, ठीक है? लेकिन उसके अराउंड के जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है? कि वो प्रोसेसेस को किस तरीके से अच्छा किया जाए कि वो प्रोसेसेस डॉक्यूमेंट हों और वो प्रोसेसेस रेप्लिकेट हो सकें, ठीक है? क्योंकि स्केलेबिलिटी कब होती है? जब आप एक चीज़ को ना मल्टीपल टाइम्स बार-बार कर सकें। आपने एक चीज़ चलाई एक मर्तबा, लेकिन उसको फिर डॉक्यूमेंट करके इस तरह कर लिया कि आप मल्टीपल लोग उस चीज़ को हज़ार मर्तबा भी करना है ना, तो उसी रिज़ल्ट के साथ कर सकें। ये एक एरिया है जो कि मुझे लगता है कि इन जनरल जिस पे ओवरऑल काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारी बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस काम कर रही हैं। हम लोग भी डिजिटल डिविडेंड में हमने लास्ट ऑलमोस्ट 2-3 इयर्स से स्टार्ट किया है, आईएसओ की सर्टिफिकेशन और भी प्रोसेसेस के ऊपर काम शुरू करना किया है। लेकिन अक्सर केसेस में ना लोगों का माइंडसेट ये होता है कि प्रोसेस तो है ना इन प्लेस, बोलते हैं कि है ना प्रोसेस है। लेकिन जब आप डिटेल में बात करें या देखें कि कहाँ डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है? तो पता लगता है कि वो नहीं है। वो यानी हर बार जब भी वो प्रोसेस होगा ना, तो उसमें कोई ना अपनी मर्ज़ी का कोई स्टेप ऐड कर देगा या कोई स्टेप रिमूव कर देगा हस्बे जायका। तो उससे क्या है कि वो प्रोसेस तो नहीं रहा ना, वो चीज़ आप रेप्लिकेट नहीं कर रहे, वो चीज़ डिफरेंट हो गई उस चीज़ के अंदर। तो ये चीज़ एक है जिस पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फ़ोकस की ज़रूरत है, और इसमें गवर्नेंस का आपने नाम लिया तो गवर्नेंस वाली चीज़ भी आ जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली जब इंटरनेशनल काम करने की हम बात करते हैं, तो बहुत सारे डेटा से रिलेटेड रूल्स हैं।
ठीक है? यूरोप में जाते हैं तो यूरोपियन कस्टमर के साथ आप काम कर रहे हैं तो जीडीपीआर है, GDP ठीक है? आप मिडल ईस्ट में जाएँ तो उनके अपने लॉज़ एंड रेगुलेशंस हैं अबाउट डेटा, कि डेटा को कैसे स्टोर करना है, डेटा कहाँ सेव होगा, ठीक है? कि भई अगर इस तरह का डेटा है तो भई वो सऊदीया में डेटा सेंटर होना लाज़मी है, या यूएई में डेटा सेंटर होना ज़रूरी है, या विद इन यूरोप यूनियन होना ज़रूरी है। तो बहुत सारे इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो अक्सर स्पेशली जो नए फाउंडर्स हैं, उनके केस में या न्यू कंपनीज़ हैं, उनको नहीं पता होती, ठीक है? और उसकी वजह से ना फिर डेफ़िनेटली एक इम्पैक्ट आता है। रेपुटेशनल इम्पैक्ट भी आता है अगर वो चीज़ों का ख़्याल ना रखा जाए और आपने सॉफ्टवेयर बना दिया और आपने चला भी दिया, अब कस्टमर को अगर नहीं पता और आपने चला दिया और इवेंचुअली किसी पॉइंट पे कस्टमर को इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो नाम फिर पीछे टीम का ही आएगा, टीम से इनडायरेक्टली मुल्क आएगा बेसिकली। तो डेफ़िनेटली ये एरिया है जिस पे काम करने की ज़रूरत है, और इस पे इवन आई थिंक एट जो हमारे इदारे हैं, गवर्नमेंट इदारे हैं, स्पेशली अगर मैं इस वक़्त टेक्नोलॉजी की बात करूँ, क्योंकि मेरा सारा डिस्कशन अराउंड टेक्नोलॉजी ही है ना, तो इदारे हैं, पीएसईबी हैं, पाशा हैं, ठीक है? वो लोग कुछ काम कर भी रहे हैं और आई थिंक थोड़ा और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को ना अवेयरनेस हो कि कहाँ पे किस तरीके के गवर्नेंस की चीज़ें हैं, स्पेशली डेटा रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड, ठीक है? सो बेसिकली आपने अवेयरनेस की बात की, सो यू रियली बिलीव दिस इज़ एन अवेयरनेस गैप? डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली बहुत सारे केसेज़ में लोगों को पता ही नहीं है, सही है? मैं पर्सनली ऐसी ऑर्गनाइज़ेशंस को जानता हूँ जिन्होंने, यानी एक यंग टीम ने 3-4 लोगों ने स्टार्ट की। वो एक कस्टमर को सर्व कर रहे हैं इन यूरोप, और उनको जीडीपीआर का पता ही नहीं है, ठीक है? ना कस्टमर ने कोई ज़िक्र किया है, ना उनको कुछ पता है, ठीक है? तो वो तो जब मुझे डेमो दे रहे थे, बता रहे थे, और उसमें क्योंकि डेटा आप अगर पर्सनल डेटा स्टोर कर रहे हैं यूज़र्स का, और तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ डेटा इन सम वे। और वो मैं डेमो देख रहा था और उसमें मैं डेटा देख रहा था, मैंने कुछ सवाल किए और फिर मैंने उनको बताया, तो उनको पता ही नहीं था, तो फिर मैंने उनको कुछ लिंक्स वगैरह नहीं, मैंने कहा भाई ये सीरियस मसला है, क्योंकि अगेन हमें किस तरह पता लगा, क्योंकि वी बीन थ्रू इट, वी हैड यूरोपियन कस्टमर, क्योंकि वी एस्टैब्लिश्ड इन स्वीडन, तो वहाँ से हमें ये चीज़ पता लग गई एंड वी वर मेड अवेयर। शायद हम अगर नहीं काम कर रहे होते इस वक्त स्वीडन में, तो हमें भी ना पता लगती इस चीज़ के बारे में। तो लेकिन इस चीज़ की अवेयरनेस होगी तो लोग ऑटोमेटिकली फिर इस चीज़ को मेक श्योर कर सकेंगे। कंटिन्यूइंग दिस लूप, मेरा ये बेसिकली सवाल आपसे ये भी होगा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? जैसे अभी आपने ज़िक्र किया है कि आपने किसी का सॉफ्टवेयर देखा और वो चल भी रहा था यूरोपियन मार्केट में और वो जीडीपीआर कंप्लायंट नहीं था। सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस एट द क्लाइंट साइड एट द कंपनी साइड बोथ? तो उसका क्या मतलब ड्रॉबैक हो सकता है फाउंडर के लिए भी और क्लाइंट के लिए भी? देखिए, क्लाइंट के लिए तो एक सीधा-सीधा बहुत मेजर इम्पैक्ट है, क्योंकि इफ़ दे आर एन ऑर्गनाइज़ेशन इन द यूरोपियन यूनियन, ठीक है? तो उन पे यानी यूरोपियन सिटीज़न जो है ना, वो केस कर सकता है, और बहुत बड़ी पेनल्टी है अगर ये चीज़ प्रूफ हो जाए कि दे आर नॉट कंप्लाइंग टू सर्टेन कंप्लायंसेस। तो यानी मुझे इस वक़्त याद भी नहीं है, लेकिन वो नंबर्स में बहुत सारे ज़ीरोज़ होते हैं और स्टार्ट में यूरो लगा हुआ होता है, तो इट्स ओवर अ मिलियन यूरो से तो ऊपर की वो है अमाउंट, जो कि फ़ाइन्स होते हैं, और वो फ़ाइन्स लगे हैं ऑर्गनाइज़ेशंस को। हाँ, अब डायरेक्टली जो डेवलपमेंट कंपनी है, उस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो डिपेंड करता है कि उनकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स हैं, उस कस्टमर से किस तरीके के हैं। क्या कस्टमर ने कोई ऐसी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में डाली है कि भई आपकी वजह से, कुछ जो बड़े कस्टमर्स हैं वो डलवाते हैं कि अगर आपकी वजह से हमें कोई लॉस हुआ या फाइन हुआ, ठीक है? देन यू आर लायबल, देन द डेवलपमेंट टीम इज़ लायबल, ठीक है? अगेन अगर कुछ भी नहीं हो रहा नुकसान, तो आपका कस्टमर तो जा रहा है, क्योंकि अब वो कस्टमर तो आपके साथ काम नहीं करेगा, और दूसरा नाम, वो आगे जाके, क्योंकि आप तो कुछ भी नहीं हो ना, यानी डिजिटल डिविडेंड तो कुछ भी नहीं है। नाम आगे क्या जाएगा कि भई आई वर्क विद सम पाकिस्तानी डेवलपर्स दैट डिड दिस टू अस, ठीक है? तो नाम जो है ना अक्सर फिर पाकिस्तान का आ जाता है ऐसे केसेस के अंदर ना, फिर डिजिटल डिविडेंड और मोहसिन और ये सारी चीज़ें फिर नहीं आती उसमें ना, उस चीज़ के अंदर। तो इस वजह से केयरफुल रहना बहुत
बहुत इट्स ज़्यादा मोर ऑफ अ ज़रूरी रेपुटेशनल रिस्क। रेपुटेशनल रिस्क है। और अगेन अगर कॉन्ट्रैक्ट में है तो देन इट्स अ बिग फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि अक्सर केसेस में जो बड़े कस्टमर्स हैं, हमारे काफ़ी कस्टमर्स हैं, उन्होंने तो डलवाई है ये चीज़ कि भाई अगर आपकी टीम, आप लोगों की वजह से कोई भी हमें फाइनेंशियल लॉस हुआ है, देन यू गाइस नीड टू बेयर इट। ठीक है? तो यानी अगर वो फिर हम अगर बेयर नहीं करेंगे तो वो फिर हम पे ऑफिशियली लॉसूट कर सकते हैं। क्योंकि हम तो स्वीडन में रजिस्टर्ड भी है ना, हमारी तो कंपनी वहाँ मौजूद भी है बेसिकली, हम तो ये नहीं कह सकते कि हम वहाँ नहीं हैं। ओके, सो यू हैव बीन अ फैकल्टी मेंबर एट हबीब एंड आईबीए, राइट? पहले तो मुझे ये बताएं कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस टीचिंग, एंड आपको कहाँ ऐसा लगता है कि हमारे पास स्किल गैप है, जहाँ हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और जो इंडस्ट्री की डिमांड्स हैं, नीड्स हैं, व्हाट्स द गैप? यू हैव बीन इन द इन टीचिंग। बिल्कुल, तो आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड एज़ अ विजिटिंग फैकल्टी, जो टर्म होता है एडजंक्ट फैकल्टी होता है, तो नॉट अ परमानेंट फैकल्टी मेंबर। तो डेफ़िनेटली मैं इन्वॉल्व रहा हूँ विद हबीब यूनिवर्सिटी फॉर अ लॉट लॉन्गर। आईबी के साथ थोड़ा-सा ही टेन्योर रहा है, आगे इंशाल्लाह इरादा है। एंड बोथ हबीब एंड आईबीए, ठीक है? वन ऑफ द थिंग्स दैट आई सॉ इज़ कि अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ना अब ये मेहनत कर रही हैं, जैसे मैंने हमारे सेशन के स्टार्ट में ज़िक्र किया था कि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाली चीज़ है ना बिटवीन कंपेयर्ड टू बाहर की यूनिवर्सिटीज़ और यहाँ की, ये एक बड़ा मिसिंग गैप हमेशा रहा है और कुछ केसेस में अभी भी है। लेकिन बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ लाइक आईबीए और अभी ये कोशिश अब कर रहे हैं, अब बहुत सारे इंडस्ट्री के लोगों को ना इन्वॉल्व कर रहे हैं इसी चीज़ के लिए कि जिनका एक्सपीरियंस हो, ताकि इस गैप को ना फिल किया जाए। तो ठीक है, जो कोर कोर्सेज़ हैं वो आपके कोर फैकल्टी मेंबर्स अक्सर देख रहे होते हैं, ठीक है? बिकॉज़ दे आर गुड एट टीचिंग। मसला ये है कि इंडस्ट्री का बंदा ना इज़ नॉट अ टीचर। ठीक है, वो अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर देगा, वो एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें सिखा भी देगा, लेकिन टीचर का काम टीचर ही कर सकता है, सही है? तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारे टीचर्स हटा के इंडस्ट्री के लोग भर दें और आप समझें कि ये बहुत ही ना अच्छे लोग निकलना शुरू हो जाएँगे यूनिवर्सिटी से। और जो पहले का था कि आप सारे टीचर्स भरे हुए हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं ही नहीं। तो अब काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ना ये कोशिश कर रही हैं और उसका ना डिफ़रेंस नज़र आ रहा है। यानी जो ग्रेजुएट्स रीसेंट इयर्स में अगर आप देखें, लास्ट 3-4 सालों में आ रहे हैं ना, तो उसमें फ़र्क है कंपेयर्ड टू ग्रेजुएट्स फ्रॉम बिफोर। वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाली चीज़ आ रही है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इन्वॉल्वमेंट है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के अंदर अक्सर यूनिवर्सिटीज़ अब इन्वॉल्व कर रही हैं। अम, इंटर्नशिप्स जो है वो अक्सर अब जो है यूनिवर्सिटीज़ ज़रूरी कर रही हैं कि हो। तो उससे जो है ना वो फ़र्क नज़र आ रहा है, क्योंकि मेन जो डिफ़रेंस है ना वो प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है? क्योंकि अगेन जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं ना वो सारी पढ़ना ज़रूरी है टू गेट योर बेसिक्स एंड कोर। लेकिन एट द सेम टाइम प्रैक्टिकली जो हो रहा है ना उसका एक्सपीरियंस भी ना ज़रूरी है। तो वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा ना अगर स्टूडेंट्स को विद इन द 4 इयर्स ऑफ द अंडरग्रेड, तो वो उतना उनके लिए आसान होगा इंडस्ट्री में जाना। अच्छा, लुकिंग फ्रॉम द लेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी, व्हाट डू यू थिंक? आप मतलब क्या आप सोचते हैं किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को गियर अप कर सकती हैं फॉर द रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स? आपके नज़रिए से यूनिवर्सिटीज़ को क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें अभी जो लास्ट क्वेश्चन में ही हम बात कर रहे थे ना कि अब काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ये चीज़ पिछले कुछ सालों से अब स्टार्ट किया है कि इंडस्ट्री से लोगों को इन्वॉल्व करें, ठीक है? और आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड फर्स्ट स्टेप, ठीक है? क्योंकि अब इससे हो ये रहा है कि इंडस्ट्री के लोग जिन्होंने एक्चुअली इंडस्ट्री में काम किया है, ठीक है? वो स्टूडेंट्स के साथ एंगेज हो रहे हैं एवरी वीक, ठीक है? अच्छा, नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री दैट आर एंगेजिंग इज़ वेरी लेस राइट नाउ, ठीक है? लेकिन ये एक चीज़ है जो किसी तरीके से हमें इवन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़ एस्पेक्ट एज़ वेल हमें देखना होगा कि किस तरीके से इंडस्ट्री में लोग हेल्प कर सकें यूनिवर्सिटीज़ की, कि उनके लोग इन्वॉल्व हों स्टूडेंट्स के साथ। क्योंकि जब आप एक क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर ना एवरी वीक, ट्वाइस अ वीक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 75 मिनट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अब मैं अगर जा रहा होता हूँ पढ़ाने के लिए,
कुछ ना कुछ करके ना आप बहुत कुछ एक सेमेस्टर के अंदर जो आपके पास 16 वीक्स है ना, उसमें आप स्टूडेंट्स को अपने एक्सपीरियंस से आप शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें वो नॉलेज मिल जाती है जो उनको पहले नहीं पता होती, एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्ल्ड की, ठीक है? एक्चुअल प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस किस तरीके से बन रही हैं, यानी जो भी एक्सपर्टीज़ है, अगेन मैं क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, तो उस एस्पेक्ट से सारी चीज़ें हैं कि सॉफ्टवेयर किस तरह बनता है, सॉफ्टवेयर की प्लानिंग किस तरीके से होती है, एग्ज़ीक्यूशन किस तरीके से होती है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, ये और ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है और ये हर यूनिवर्सिटी में आने की ज़रूरत है। ये इस वक़्त हर यूनिवर्सिटी नहीं कर रही, इस वक़्त सिर्फ़ टॉप की चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये काम कर रही हैं। उसके साथ-साथ फिर जो एक नेक्स्ट स्टेप है जो बहुत सारी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, वो ये कर रही हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को ना अम इंटरनेशनली भी 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर ये फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम टाइप होता है जिसमें ना वो करवाती हैं टू हैव देम गेट दैट एक्सपोज़र। अब मैं इतना ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के साथ इन्वॉल्व नहीं हूँ, आई एम श्योर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये करा रही होंगी। लेकिन ये चीज़ पर्सनली मैंने देखा है कि इससे बहुत जो है ना यानी आपको ये एक्सपोज़र स्टूडेंट लाइफ़ में अगर मिल जाए ना, जो कि आपको नॉर्मल केसेज़ में सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जाके मिलता है। तो आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का स्टार्ट ना एक बहुत ही अच्छे लॉन्च पैड से हो सकता है क्योंकि आपने सॉर्ट ऑफ अपनी एजुकेशन के दौरान भी ऐसे लोगों से पढ़ा है जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में टाइम गुज़ार चुके हैं, तो उनके एक्सपीरियंस से भी आपने कुछ लर्न किया। प्लस आपने खुद कुछ टाइम आप बाहर गुज़ार चुके हैं क्योंकि यानी उम, हम भले जितना इस चीज़ पे करें यानी हमारी आईटी इंडस्ट्री इज़ अ लॉन्च पैड फॉर ऑल ऑफ these स्टूडेंट्स दैट आर कमिंग आउट दैट आर ग्रेजुएटिंग इन आईटी। आगे आईटी के अंदर और ज़्यादा बहुत ग्रोथ होनी है और अच्छा खासा काम बाहर से ही आना है, ठीक है? यानी ठीक है, हमारी अपनी इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, लोकली भी काम है, लेकिन रियलिटी ये है कि मेजॉरिटी काम बाहर से आना है। तो अगर आप अपने स्टूडेंट्स को वो बाहर का एक्सपीरियंस किसी तरीके से दे देंगे ना, तो वो चीज़ और ज़्यादा आपको जो है वो स्टूडेंट्स को और ज़्यादा प्रिपेयर कर देगी फॉर द मार्केट। अच्छा, आपने एक जुमला इस्तेमाल किया कि हमारा काम बेसिकली बाहर से आना है, यानी ग्लोबल मार्केट से। बिल्कुल। तो इसी की कंटिन्यूएशन में मेरा एक सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी स्टार्टअप्स या कंपनीज़ अ, सर्वाइव कर सकती हैं विदाउट रिलाइंग ऑन फॉरेन एक्सचेंज या बीपीओ प्रोजेक्ट्स? ये देखें अगर हम नंबर्स देखें ना, अगर हम उस एस्पेक्ट से देखें कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और पाकिस्तान में इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, तो नो नो डाउट देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क अम, दैट कैन बी डन लोकली। लेकिन जो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और जो चीज़ें नज़र आती हैं ना कि अब लोकली काम करके ऑर्गेनाइज़ेशंस सस्टेन तो शायद कर लें, ठीक है? लेकिन जिस तरीके की ग्रोथ एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ उनको इंटरनेशनल मार्केट से मिल सकती है ना, वो शायद लोकल में नहीं मिले क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, एक लोकल बिज़नेस है उसकी जो पॉकेट साइज़ है, उसकी जो बजटिंग है, वो लोकल के हिसाब से है। इंटरनेशनल मार्केट में जो आपका जो मेन जो प्लस पॉइंट है ना कि आप उनकी प्राइसिंग के हिसाब से ना आप बहुत अच्छी प्राइसिंग दे सकते हैं और वो प्राइसिंग जो आपको इंटरनेशनल बिज़नेस देगा ना, वो लोकल बिज़नेस आपको शायद नहीं, गारंटीड नहीं दे सकता इन मोस्ट केसेस। 9 आउट ऑफ 10 बिज़नेसेस नहीं दे सकते, 1 आउट ऑफ 10 शायद ऐसा बिज़नेस हो जो कि आपको इंटरनेशनल की कंपैरेटिव प्राइसिंग दे दे। यानी उस 1 आउट ऑफ 10 कस्टमर के पीछे कितनी कंपनीज़ जाएँगी, ठीक है? तो सस्टेनेबिलिटी तो शायद हो जाए नो डाउट, लेकिन ग्रोथ जो है ना वो हमें इंटरनेशनली मिलेगी अगर आईटी की अगर हम बात करें, ठीक है? और जो काम का जो वॉल्यूम है और जो जिस तरीके से अब हम आगे बढ़ रहे हैं गोइंग इनटू द एआई एरा जिस तरीके से चीज़ें एआई में भी हो रही हैं, तो मेजॉरिटी काम जो है वो फिर कंपनीज़ को अगर ग्रो करना है तो दे हैव टू वर्क इंटरनेशनली। अच्छा, आपने अभी बात की एआई एरा की, तो मेरा इसी से रिलेटेड एक सवाल ये है कि एआई अभी 6 अक्टूबर की हमने एक वो देखी अपडेट ओपन एआई क्लॉड जेमिनी की तरफ से। सो कंसीडरिंग दैट, हाउ एआई इज चेंजिंग in terms of how we think and build softwares, and how do you see AI shaping uh, the next decade or so?
सही है। देखिए एआई की बात ना हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब भी करते हैं ना, तो देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ इट। एक एस्पेक्ट तो ये है कि एआई को यूज़ करके हम जो कस्टमर्स के लिए काम कर रहे हैं, उसको किस तरह एफ़िशिएंट बना सकते हैं, ठीक है? एक तो ये एस्पेक्ट है एंड देयर इज़ probably every company in the world right now is trying to work on that in some way or is trying to figure it out कि हम कौन से टूल्स यूज़ करें कि हमारा डेवलपर जो है एक काम अगर 4 दिन में करता है तो हम एआई के थ्रू ना उस चीज़ को यूज़ करके हम 1 दिन में कर लें, ठीक है? और बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, चैट जीपीटी है, गिटहब कोपायलट है, ठीक है? बहुत सारे टूल्स हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गनाइजेशंस यूज़ कर रही हैं। और टेस्ट आउट कर रही हैं। हम लोग भी इसी तरह डिजिटल डिविडेंड में भी यही है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें टेस्ट आउट हो रही हैं कि एग्ज़ैक्टली क्या चीज़ बेनिफिशियल है, क्या चीज़ जो है ना वो काम को तेज़ करती है क्योंकि इफ़ वी आवर टीम जल्दी काम कर सकती है, यानी जो काम 4 दिन में होना है वो अगर 1 दिन में हो जाता है और क्वालिटी भी वही रहती है, ठीक है? दैट मीन्स वी आर कटिंग डाउन कॉस्ट। ठीक है? तो हम मज़ीद कस्टमर को बेहतर कॉस्ट दे सकते हैं। हम कॉस्ट के अंदर कम्पीट कर सकते हैं विद अदर कंट्रीज़, विद अदर कंपैरेटर्स। तो एक एस्पेक्ट तो ये है और ये एस्पेक्ट बढ़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है? अच्छा, अनफॉर्च्यूनेटली उसकी एक साइड ये भी है कि यार अगर जो अभी हमें नज़र आ रही है वर्ल्ड वाइड कि टेक्नोलॉजी में ना हायरिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। टेक्नोलॉजी में हायरिंग बहुत लिमिटेड हो रही है। क्योंकि हर कंपनी ये कह रही है कि यार ऑलरेडी मेरे पास 100 बंदा है, 500 बंदा है, 10,000 बंदा है, ठीक है? तो मैंने उसको एफ़िशिएंट करना है रादर देन कि मैं और हायर करूँ, ठीक है? अपनी कॉस्ट और बढ़ाऊँ, अपनी मंथली कॉस्ट, मुझे उसको किसी तरीके से एफ़िशिएंट करना है कि वो अगर 5,000 की टीम साइज़ है, तो वो 5,000 की टीम साइज़ ना उतनी प्रोडक्टिविटी पे काम जितनी पहले प्रोडक्टिविटी उससे 120% या 125% पे आ जाए, ठीक है? अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट जो है जब भी हम एआई की बात करते हैं एंड सॉफ्टवेयर ना, तो दूसरा एस्पेक्ट ये है कि व्हाट आर द ऑर्गनाइज़ेशंस बिल्डिंग इन एआई? यानी वो एआई में मसले कैसे हल कर रहे हैं ना, उसके अंदर एआई को यूज़ करते हुए क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं और उन पे काम किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, ठीक है, तो जो पहला वाली साइड है ना उस पहला वाला जो पॉइंट है उस पे तो ऑलमोस्ट हर कंपनी अभी काम कर रही है। जो दूसरी वाली है कि व्हाट्स बीइंग बिल्ट फॉर एआई या ऐसे कौन से एआई सॉफ्टवेयर्स हम खुद बना रहे हैं, उसमें काम लिमिटेड हो रहा है और होना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन काम लिमिटेड हो रहा है, लेकिन विद टाइम वो बढ़ेगा उसके अंदर क्योंकि अब हर चीज़ में ना इस वक़्त सोचने का जो यानी माइंडसेट है ना, माइंडसेट ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको अभी रिसेंटली बात बताता हूँ कि मेरी एक कस्टमर से बात हो रही थी और उनके पास जो है ना वो कुछ डेटा आता है फ्रॉम सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस और वो डेटा कुछ लोग पढ़ते हैं उन पीडीएफ फाइल्स को और मैन्युअली जो है ना सिस्टम में एंटर करते हैं, ठीक है? और एंड दे हैव बीन डूइंग इट फॉर यानी 20-30 इयर्स अम, यानी ये टेलीमेडिसिन में बहुत नॉर्मल है ये चीज़ ना कि डिफरेंट तरह का डेटा आ रहा है और फिर डिफरेंट लोग बैठे हुए हैं और डेटा एंटर कर रहे हैं। अब नाउ दे वांट कुछ हद तक उन्होंने कर भी लिया है और उनको इवेंचुअली पूरा अब उसको कन्वर्ट करना है कि दे वांट टू ऑटोमेट ये वाली चीज़। वो कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि भई हमारा सिस्टम एआई के थ्रू इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि हम वो पीडीएफ फाइल्स दें और वो उन पीडीएफ फाइल्स के ऊपर खुद ट्रेंड हो जो सिस्टम है ताकि वो जो चेंजेस होते हैं पीडीएफ फाइल के फॉर्मेट्स में वो भी आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है? उस इंटेलिजेंस से कि ये डिफरेंस है वो फेल ना हो। क्योंकि पहले ज़माने में तो ये होता था ना कि आप सॉफ्टवेयर को इस तरह बनाते थे कि आपने एक फॉर्मेट बना दिया और अब वो सिस्टम वो फॉर्मेट रीड कर रहा है और वो डेटा को प्रोसेस कर रहा है। आप उसको ऑटोमेशन कहते थे, सही है? और अगर उस फॉर्मेट में चेंज आ गया तो दैट्स वेयर द सिस्टम फेल्ड, फेल्ड। ठीक है? ओके। तो अब क्या है वो कह रहे हैं यार नहीं हमने जो है ना ये नहीं करना, हमने जो है ना एआई डाल के ना सिस्टम को इतना स्मार्ट बनाना है कि हमें बंदा ना बिठाना पड़े जो बताए कि भाई ये अब ये इधर से उठाओ, ये इधर से उठाओ, फॉर्मेट चेंज हो गया है, आई वी वांट दिस डन। हमें खुद करना है क्योंकि अब हमारे इतने कस्टमर्स हैं। आई थिंक देयर वर द नंबर वाज़ इन हंड्रेड्स
और हमें इनको ना थाउज़ेंड्स में लेके जाना है, तो अब हम नहीं चाहते कि पीछे इतने लोग और बढ़ाएँ हम डेटा एंट्री के लिए, तो वी वांट द सिस्टम डूइंग इट, ठीक ओ है? और अब वो रेडी हैं इस पे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि दे कैन सी कि यार हमें इतने बंदे हायर करेंगे तो मंथली इतनी कॉस्ट आएगी और फिर इतने साल तक लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, तो उससे बेहतर है कि भई लेट्स इन्वेस्ट ऑन अ सिस्टम, और वो सिस्टम जो है ना वो सारा काम करेगा। ठीक है, आपने बंदा बिठाना है, आप 1-2 बंदे बिठाएँ, ठीक है? बट बाकी सारा काम जो है ना वो एआई के थ्रू सिस्टम ने करना है। तो अब ये वाली चीज़ जो है ना, ये चीज़ जहाँ पे ऑटोमेशन है, इन इन स्मॉलर जॉब्स, रिपिटिटिव जॉब्स, ये बहुत स्पीड से आ रही है। कंटेंट राइटिंग की अगर बात करें, ठीक है, कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री में एक मेजर डिसरप्शन आया हुआ है, क्योंकि नॉर्मल बेसिक कंटेंट राइटिंग जो होती थी, अब वो एआई के थ्रू हो रही है। डिस्टर्ब हो गया। उसमें वो डिसरप्ट हो चुकी है, कंटेंट राइटर्स परेशान हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता करके एआई के थ्रू जो है ना वो होंगी, और ये चीज़ तो लोगों को फिर रेडी होना है, ठीक है? लोगों को इवॉल्व होना है इस चीज़ के लिए। कॉल सेंटर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो चुकी है, क्योंकि अब ऑटोमेटेड कॉलिंग एजेंट्स आ गए हैं, जो ऐसी आवाज़ से बात करेंगे कि उन सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि ये एक सॉफ्टवेयर बात कर रहा है, उसको लगेगा एक इंसान बात कर रहा है। मैं अभी रिसेंटली किसी से एक डेमो ले रहा था, एक टीम है वो काम करती है, तो उन्होंने मुझे डेमो दिया, तो आई वाज़ अमेज़्ड, यानी वो लिटरली एग्ज़ाम्पल में लग रहा था कि मैं किसी जो है वो ह्यूमन से बात कर रहा हूँ, ठीक है? वो उस तरीके से वो सामने से, और लेकिन वो एक सॉफ्टवेयर था जो मुझसे बात कर रहा था। तो अब इवेंचुअली ये चीज़ जितना ज़्यादा पॉपुलर होगी, उतना ज़्यादा जो कॉल सेंटर्स हैं, वो इम्पैक्ट होंगे। तो नेचुरली ये चीज़ इम्पैक्ट करेगी, कॉल सेंटर्स में जॉब्स इम्पैक्ट करेगी, जिस तरह कंटेंट राइटिंग के अंदर इम्पैक्ट है बेसिकली। तो इन सब चीज़ों के लिए लोगों को थोड़ा-सा ना प्रिपेयर होना पड़ेगा, इवॉल्व करना पड़ेगा अपने आप को। सो यू टॉक्ड अबाउट प्रिपेयर्डनेस। सो आपको क्या लगता है पाकिस्तानी इंजीनियर्स आर दे रेडी टू compete in the global environment that is currently right now? मतलब एआई ड्रिवन जो डेवलपमेंट हो रही है, क्या हम तैयार हैं उसके लिए? व्हाट डू यू थिंक? देखें, टैलेंट में ना पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है। टेक टैलेंट की अगर हम बात करें ना, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरी गुड टेक टैलेंट। अम, जहाँ मसला आता है ना, वो मेरा ख़्याल है एक कम्युनिकेशन में आता है अक्सर, ठीक है? अ लॉट ऑफ आर गुड टैलेंट वो उस तरीके से जो है वो इंग्लिश कम्युनिकेशन में ना प्रिपेयर्ड नहीं होते, बहुत सारे केसेस में। ये एक मसला बनता है। दूसरा मसला जो है वो बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर, जो मैंने बात की थी अर्लियर भी एक क्वेश्चन के अंदर, कि बहुत सारे केसेस में ना लोग उस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप नहीं ले ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते नहीं हैं। अब अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल कोई भी हायर कर रहा है, आपको रिमोटली हायर कर रहा है, अब अगर वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है कि भई आप अपना 100% दे रहे हैं, ठीक है? तो देन यू नीड टू मेक श्योर कि आप यानी उस यानी एथिकली भी, ठीक है? और हमारे यानी रिलिजियसली भी अगर देखें तो यार यू नीड टू गिव द 100%। लेकिन आप उस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, ओनरशिप ना लें ना, तो वो एक मसला है, ये वाली चीज़ में। तो टेक्निकली कोई इश्यू नहीं है हमारे टैलेंट में, लेकिन जो ये कुछ चीज़ें हैं ना जहाँ पे कम्युनिकेशन आ जाती है, ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, कंसिस्टेंसी आ जाती है, ठीक है? ये चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा मेजर हर्डल बन रही हैं, जो नज़र आ रहा है अगर हम भी जब बात कर रहे होते हैं ना डिफरेंट यूएस के अंदर या यूरोप के अंदर या मिडल ईस्ट में जो बिज़नेस ओनर्स हैं, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बात हो रही होती है कि भैया आपको क्या मसले फेस हुए, या वो अगर कंप्लेन कर रहे होते हैं कि यार पाकिस्तानी डेस्क के साथ ये इशू हुआ, इसमें ना जब कंप्लेन कर रहे होते हैं अपना पास जब भी सुना रहे होते हैं, तो वो इन एरियाज़ पे ज़्यादा टारगेट है। कोई ये नहीं कहता कि यार मुझे ना टेक्निकली मसला हुआ। सब कहते हैं कि भाई टेक्निकली तो कोई मसला ही नहीं है। मसला ये है कि भाई आपका बंदा जब हमारी टीम, हम यूरोप में बैठे हैं और हमारी टीम आपके पाकिस्तानी 10 बजे, यानी हमारे सुबह के 6 बज रहे हैं, हमारी टीम काम शुरू कर देती है। लेकिन आपकी टीम के बंदे जो हैं ना कभी-कभार जो है ना आपके 10 बज रहे होते हैं और काम शुरू नहीं करती, वो उसकी भी बात करती है।
ठीक है? तो इस तरह के जो चैलेंजेज़ हैं ना, ये अ, और ये चीज़ नॉर्मली हमें नहीं लगता, या नॉर्मल अगर आप बैठे कुछ स्टूडेंट्स के साथ या प्रोफेशनल्स के साथ जो अर्ली इन द करियर है ना, तो उनको लगेगा ये इतने बड़े मसले नहीं है। लेकिन वो कस्टमर जा रहा है दूर इन मसलों की वजह से। वो इस वजह से नहीं जा रहा है कि भई आप टेक्निकली उसका मसला हल नहीं कर सके। ठीक है? वो कम्युनिकेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है, कम्युनिकेशन है, इन चीज़ों की वजह से जो है ना, वो कस्टमर कह रहा है कि यार मैं कहीं और चला जाता हूँ, ठीक है? जहाँ मुझे ये मैं ज़्यादा पैसे भी दे दूँगा, अगर ये चीज़ें हमें मिल जाएँ तो। अभी आपने थोड़ी देर पहले जैसे बताया है कि एआई प्रोडक्ट डेवलपमेंट में वी आर वे बिहाइंड राइट नाउ, एंड उसी से रिलेटेड मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। A few years back you started two ventures, Speedway and the Learning App. तो आपकी उस वक़्त अप्रोच क्या थी? क्या चीज़ आपने स्पॉट की कि यार दिस इज़ द अपॉर्च्युनिटी, लेट्स वर्क ऑन दिस? यार इसमें अगर मैं पर्सनली हमारी बात करूँ ना, तो प्राइमरीली डिजिटल डिविडेंड हैज़ ऑलवेज़ बीन अ सर्विस बेस्ड कंपनी, ठीक है? यही हमारा फ़ोकस रहा है। um, and we've been successful in that अल्हम्दुलिल्लाह। स्पीडवे हमने एक प्रोडक्ट स्टार्ट किया, द लर्निंग ऐप्स आपने बताया। तो जो स्पीडवे वाला था ना, वो तो ऐसा था कि हमारे पास स्पीडवे इस वक्त स्वीडन में चल रहा है, एंड इट्स रिलेटेड टू फूड ऑर्डरिंग। तो इट्स अ फूड ऑर्डरिंग सिस्टम, जैसे लोग जो है ना ऑर्डर कर सकें फूड डिलीवरी का, टेक अवे का। और तो ये कोविड के दौरान था, ठीक है, व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस। और लिटरली हमारे इस वेंचर में एक पार्टनर हैं जवाद, ही इज़ बेस्ड इन स्वीडन, ही इज़ फ्रॉम द फूड इंडस्ट्री, ठीक है? तो ही वाज़ द वन हू एक्चुअली केम टू अस, ठीक है? ही केम टू अस कि ही सेड कि यार आई एम इन दिस इंडस्ट्री, ठीक है? और मुझे ये गैप नज़र आ रहा है, यानी इस चीज़ की ना डिमांड है, एंड आई हैव द कॉन्टैक्ट्स, मैं बेच सकता हूँ, मैं डोमेन नॉलेज दे सकता हूँ। मसला ये है कि किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, तो टेक्नोलॉजी बनाना ना, दैट्स प्रोबेबली 10-15% ऑफ व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है? ये मैं अक्सर हमारे पास हमारे कस्टमर्स भी कोई आते हैं ना स्टार्टअप आइडिया लेके, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि यार ठीक है, ये टेक्नोलॉजी बजट हमने आपको दिया है, लेकिन दिस इज़ द 10-15%। बाकी जो आगे की प्लानिंग है और जो मार्केटिंग है, ठीक है? और इसको फिर लेके किस तरीके से चलना है, ये सब चीज़ों में बाकी आपकी कॉस्ट लगनी है। 80-85% ना, दैट्स वेयर यू नीड टू स्पेंड द कॉस्ट। तो उसके बारे में कुछ सोचा भी है कि नहीं सोचा? अक्सर केसेस में ना कुछ सोचा हुआ ही नहीं होता। और सही मानों में उस वक़्त हमने भी नहीं सोचा हुआ था, क्योंकि हम भी इस बेस पे जा रहे थे इस मार्केट में कि भई एक फाउंडर है, एटलीस्ट इतना था कि एक फाउंडर था जो कि उस इंडस्ट्री का था, हू हैड द डोमेन एक्सपर्टीज़ एंड हू हैड द कॉन्टैक्ट्स। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड स्पीडवे इस चीज़ के अंदर ना। ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क सम क्विक क्वेश्चंस, और इसका जवाब मुझे बहुत ही शॉर्ट उसमें चाहिए कि वो कौन-सी ऐसी 3 ट्राइड्स हैं जो हर सीटीओ को के अंदर होनी चाहिए? कहूँगा पेशेंस सबसे पहले। अ, उसके अलावा टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट करने की थोड़ी-सी चाहत होनी बहुत ज़रूरी है। अम, क्योंकि एज़ अ सीटीओ जो है ना, वो आपका एक रोल है टू ड्राइव टेक्नोलॉजी इन द ऑर्गनाइज़ेशन। तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एंड द थर्ड थिंग इज़ अ, लोगों के साथ डील कैसे करना है। बिकॉज़ द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप एक, जैसे हमारे केस में है ना, वी आर एन आईटी कंपनी, तो यानी 90% पीपल इन द कंपनी आर टेक्निकल पीपल, ठीक है? प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स हैं, डेवलपर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग हैं। तो अब ये टेक्नोलॉजी वाले लोगों को आपने किस तरीके से जो है ना वो अम, अ, पंप अप करके रखना है, किस तरीके से आपने गोल की तरफ रखना है, उनको डिमोटिवेट होने नहीं देना, ठीक है? तो उसमें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रोल आ जाता है, क्योंकि चक्कर ये है कि टेक्निकल लोगों से ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन ना, या अगर आपको किसी चीज़ पे उनको कन्विंस करना है या उनको समझाना है, तो वो टेक्निकल बंदा ही कर सकता है। तो इन अ लॉट ऑफ केसेस इन टेक्नोलॉजी कंपनीज़ इट हैज़ टू बी, इट कैन बी सीटीओ, सीईओ कोई भी हो सकता है, बट इट हैज़ टू बी समबडी हू इज़ टेक्निकल,
क्योंकि you've had to been through that pain ऑफ बीइंग अ डेवलपर या बीइंग अ क्यूए ना, ताकि आप समझ सकें कि वो जो बात कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। एक चीज़ और है, कोई ऐसी एक मिस्टेक जो आजकल के फाउंडर्स को अवॉइड करनी चाहिए? ऐसी एक मिस्टेक जो फाउंडर्स को ये करनी चाहिए, आई वुड से इफ़ यू आर अ न्यू फाउंडर, तो यानी हायरिंग में जो है ना जल्दबाज़ी नहीं करें, ठीक है? हायरिंग में जल्दबाज़ी जो है ना वो नॉर्मली बिकम्स अ प्रॉब्लम। आई हैव सीन दैट हैपनिंग ओवर द लास्ट मेनी इयर्स। डिफरेंट कंपनीज़ से बात हुई है, डिफरेंट स्टार्टअप से बात हुई है। तो हायरिंग बहुत सोच समझ के करें और हायरिंग में जल्दी ना करें। ऐसा ना करें कि आपका एक कस्टमर आया और आपने कहा बस अब ये कस्टमर आ गया, अब हम हायर कर लेते हैं बंदा फुल टाइम ना। तो बी वेरी सेलेक्टिव, क्योंकि आप इनिशियली जो हायर कर रहे हैं, ठीक है? दैट इज़ गोइंग टू बी योर कोर टीम इवेंचुअली, और एटलीस्ट दैट्स व्हाट योर इंटेंशन नीड्स टू बी, कि भाई ये हम कोर टीम बनाने जा रहे हैं। तो आपने बहुत केयरफुली सोच समझ के हायरिंग करनी है, अगर करनी है तो। और हायरिंग करनी है या नहीं करनी, ये भी आपने सोचना है थोड़ा-सा रुक के। योर फेवरेट प्रोजेक्ट अ, जिसने आपको टेस्ट किया एज़ अ लीडर, व्हाट डू यू थिंक? यानी कस्टमर्स के या प्रोजेक्ट के नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन हमारा एक प्रोजेक्ट रहा है, वो टेलीमैटिक्स से रिलेटेड है। रिलेटेड टू गाड़ियों के अंदर जो है ना ट्रैकिंग की डिवाइसेस लगती हैं, और उससे फिर गाड़ियों की ट्रैकिंग होती है। जिस तरह हमारे पास ट्रैकर पाकिस्तान है, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन, और भी ट्रैकिंग कंपनीज़ हैं। तो उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है, कस्टमर है हमारा, देव बीन विद अस फॉर ऑलमोस्ट 10-11 इयर्स नाउ। और वो मैं कहूँगा कि वो एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जब वो स्टार्ट हो रहे थे, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि उनको हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ, यानी एक इकोसिस्टम बनाना था, जिसमें बहुत सारे हार्डवेयर्स की इंटीग्रेशन होनी थी। उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ गाड़ियाँ, ट्रक्स, अ, कंटेनर्स पे भी उनकी डिवाइसेस लगती हैं, कि वो उनका डेटा आ रहा है, फिर उस डेटा को आपने एग्रीगेट करना है, उस पे रिपोर्टिंग करना है। तो तो बिल्डिंग अ सिस्टम लाइक दैट, फिर उसमें टीम को रखना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब कोई आपका कोई मुश्किल प्रोजेक्ट होता है ना, ये एक नॉर्मल ट्रेंड मैंने देखा है ओवर द लास्ट 17 इयर्स, कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा प्रोजेक्ट आता है ना, मुश्किल प्रोजेक्ट आता है, तो शुरू में तो ना टीम बहुत एक्साइटेड होती है ना, कि एक बड़ा प्रोजेक्ट आया और एक मुश्किल प्रोजेक्ट आया जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सही है, लेकिन जब 1 साल गुज़रता है, 2 साल गुज़रते हैं, 3 साल गुज़रते हैं ना, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके ना वो जो जज़्बा था ना, वो वो फिर डाई डाउन। फ्रस्ट्रेशन बनने लगता है कि यार हम एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं, हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी को ग्रो कर रहे हैं। तो ये चीज़ अगेन और भी ऑर्गनाइज़ेशन से मैंने सुनी है, तो ये फिर एक ना एक इसमें फिर आप काफ़ी टेस्ट होते हैं कि अब आप किस तरीके से टीम को रिटेन करेंगे, टीम के बैकअप्स बनाएँगे, ठीक है? ताकि लोग रहें, कस्टमर को आप कांस्टेंट सर्विस दे सकें, प्रोग्राम को किस तरीके से सॉफ्टवेयर को आप एडवांस करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो इन अ वे हम अपना प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे थे, प्रोडक्ट तो कस्टमर का है। लेकिन वो जो सारे चैलेंजेस थे ना, वो कस्टमर के साथ मिल के सॉल्व करना और फिर पीछे टीम के साथ भी करना, दैट आई वुड से वाज़ प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपीरियंसेस, या वन बुक, अ, वन कोड और अ मेंटर जिसने आप दैट चेंज योर पाथ, जिसने आपकी जर्नी को स्ट्रेट लाइन दे दी। मैं आई एम नॉट अ बुक रीडर, ठीक है? तो बुक्स का तो नहीं पता होगा। बट आई वुड से कि हम जब ये डिसीज़न ले रहे थे ना, यानी 17 इयर्स अगो जब ये डिसीज़न ले रहे थे कि हमने कंपनी बनानी है, नहीं बनानी, कैसे बनानी है, क्या करना है। तो एक हमारे मेंटोर हैं, यानी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्होंने बहुत सारी अच्छी-अच्छी जो है ना वो काम की बातें बताई हैं। लेकिन एक कॉन्टैक्ट थे, उन्होंने एक मशवरा दिया था कि यार यानी बी ऑनेस्ट, यू नो, डू हार्ड वर्क। और उन्होंने एक सजेशन दिया था जो कि हम इन अ वे अभी तक फॉलो करते हैं, एंड इट्स बीन वेरी बेनिफिशियल। उन्होंने कहा था कि यार एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर अर्निंग ना आप इसको चैरिटी के लिए ना आप बुक कर दें बेसिकली, ठीक है? वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे थे,
ठीक है? उनको किसी और ने बताई थी मैनी मैनी ईयर्स अगो। तो उन्होंने कहा था आप ये चीज़ ना आप बुक कर लें बेसिकली सदक़े की नीयत से और ये देते रहें एवरी ईयर ना एंड देन जस्ट सी के हाउ थिंग्स गो। तो हमने वो चीज़ की है फ़ॉलो एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ वर्क्ड आउट। तो ये चीज़ मैं अब आगे भी लोगों को शेयर करता हूँ, बताता हूँ कि यार ये चीज़ करें इसमें बिकॉज़ यू आर पार्टनरिंग विद अल्लाह। तो उसमें फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगेन यू हैव टू बी ऑनेस्ट, ये ज़रूरी है। यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग, ये सारी प्रीरेक्विज़िट्स जो है ना वो साथ में लाज़मी है इसमें। So, how important is failure in building something meaningful? तो आप उसको कैसे देखते हैं फेलियर को? ये फेलियर देखें अब हम सबको ना फेलियर के बारे में तो यही सिखाया जाता है कि फेलियर ज़रूरी है एंड फेलियर से देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स वी लर्न, ठीक है? बट एट द सेम टाइम मसला ये है कि जो एक चीज़ बहुत कॉमन है ना और एज़ ह्यूमन बीइंग्स वो होनी भी चाहिए, वो है फ़ियर ऑफ फेलियर, ठीक है? यानी एज़ ह्यूमन बीइंग्स हम बने ही इस तरह हैं कि हम डरते हैं, हम फ़ियर करते हैं, ठीक है? और स्पेशली जब आप बिज़नेस करने जा रहे हैं और आपने फैमिली भी सपोर्ट करनी है, आपने जो है वो अपनी ग्रोथ भी देखनी है, आपने पढ़ना भी है, आपने बहन-भाइयों की शादियाँ भी करनी है, यानी बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, तो वहाँ पे फिर डेफ़िनेटली फ़ियर ऑफ फेलिंग ज़्यादा होता है, ठीक है? तो अब उसका है यही कि देखें फेलियर से सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है, ठीक है? बट इफ़ वी प्लान प्रॉपर्ली ना, जैसे हम जब उस वक़्त स्टार्टअप्स की ओर भी बात कर रहे थे कि भई हम ऐसे ही नहीं हम कूद जाते स्टार्टअप में, हम कुछ बैकअप देखते हैं ना, फंड्स का बैकअप बना हुआ है, कुछ सेविंग बनी हुई है या जॉब के साथ कुछ चलाने की कोशिश करते हैं देखने के लिए। बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जिन्होंने स्टार्टअप अपनी बनाई, जॉब के साथ बनाई, ठीक है? रातों में काम कर के बनाई, ठीक है? फ्रीलांसर से हेल्प ले के बनाई, ठीक है? और जॉब उस वक़्त छोड़ी तब वो श्योर थे कि यार हाँ, ये चीज़ ना कुछ लेके आएगी, कुछ कमाएगी बेसिकली, फिर इन्होंने जॉब छोड़ी। अम तो इसमें वही है कि फेलियर के एस्पेक्ट्स है ना वी एवरीबॉडी नीड्स टू लर्न हाउ टू प्लान, ठीक है? कुछ चीज़ें किस्मत पे होती हैं, लेकिन हमारा काम प्लानिंग करना ज़रूरी है। अच्छा। अच्छा, मेरा एक फॉर वाइंडिंग अप दिस पॉडकास्ट मेरे लास्ट क्वेश्चन है, और उसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो मेरे पास आता है अक्सर, कि बहुत सारे यंग जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है? उनको एक आप क्या चीज़ ऐसी एडवाइस करेंगे कि वो कौन-सी ऐसी एक चीज़ है जो उनको अनलर्न करने की ज़रूरत है? और कौन-सी ऐसी एक चीज़ है जो उनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो ग्लोबल मार्केट्स में कम्पीट कर सकें एट लीस्ट? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अच्छा, इसमें जहाँ तक बात हम अनलर्न करने की करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो इस वक़्त एक कल्चरल ट्रेंड बना हुआ है ना, अगर देखें हम 12 बजे हमारी मार्केट्स खुलती हैं और जो एक एक तरीका बना हुआ है काम करने का थोड़ा-सा ना रिलैक्स सा, तो उसको हमें थोड़ा-सा ना चेंज करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। अगेन ये चीज़ टाई इन होती है जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप, कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंसी वाली बात की ना, ठीक है? ये 3-4 चीज़ें हैं ना जो लेने की ज़रूरत है और इनसे हट के जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ओनरशिप लें चीज़ों की, ठीक है? कम्युनिकेशन को बेहतर से बेहतर करने की ज़रूरत है, ठीक है? और कंसिस्टेंसी लाज़मी है। क्योंकि बहुत सारे केसेज़ में ना हमने यानी मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है और हमारे पास में अच्छा हमने भी बहुत सारी सीखी चीज़ें क्योंकि हमारे कस्टमर्स ने हमें फीडबैक दिया, हमें बताया। हमने ना एक चीज़ में हम इसमें भी बड़े अल्हम्दुलिल्लाह लकी रहे हैं कि पास में ना हमारे पास ऐसे कस्टमर्स आए हैं जिन्होंने ना बहुत खुल के फीडबैक दिया है। यानी हमने नहीं भी माँगा तो भी उन्होंने फीडबैक दिया और बहुत अच्छा क्रिटिकल फीडबैक दिया चीज़ों के ऊपर, जिससे फिर हम ये चीज़ें सीखे हैं। कंसिस्टेंसी वाली चीज़ों पे स्पेशली हमारी शुरू में कंसिस्टेंसी में बहुत मसले थे। कभी बहुत अच्छा हम काम करते थे, कभी बहुत ही एवरेज काम करते थे, कभी बहुत ही बुरा काम करते थे। तो वो एक कस्टमर ने फिर हमें बैठ के सही तबीयत से सुनाया, ठीक है? और उससे हमें रियलाइज़ेशन हुई कि यार ये चीज़ें ना हमें
ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। हम उन चीज़ों पे तो खुश हो जाते थे जो हम अच्छी करते थे। लेकिन जो चीज़ें बुरी होती थी या अच्छी डिलीवर नहीं होती थी, उसमें ना हम सारा ब्लेम डाल देते थे कस्टमर पे। ठीक है? कि उन्होंने रिक्वायरमेंट सही नहीं दी या उन्होंने चेंजेस बाद में दिए। सही है? बहुत ही लंबी लिस्ट है, अगर इस पे डिस्कशन करेंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें आज भी होती हैं बहुत सारे केसेस में। लेकिन पॉइंट वही है कि जहाँ भी आप अगर डीप डाउन थोड़ा सोच के बैठ के देखें ना, तो ये चीज़ें इन चीज़ों पे आती हैं कि भई कंसिस्टेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिक्वायरमेंट अगर कस्टमर ने नहीं दी तो भई आपने क्यों पुश नहीं किया, क्यों आपने बेहतर नहीं की? यानी बाद आफ्टर द फैक्ट अगर कोई बात हो रही है ना, फिर वो साउंड होगी हमेशा एज़ एन एक्सक्यूज़। ठीक है? आप पहले से कोशिश करें ना कि उस चीज़ को ठीक करने की, बाद में जो है वो आप कह रहे हैं कि भई ये मसला है ये वाली चीज़ में। तो मेन जो है ना वो इन चीज़ों पे थोड़ा-सा। Okay, so what's the dream you are chasing right now for digital dividend? अच्छा, ड्रीम पे जो है ना, अभी थोड़ी-सी हमारी पॉडकास्ट से पहले भी मेरी आपकी बात हो रही थी, तो मैं आपको बता रहा था कि हम अक्सर ना टीम से बात होती है इस चीज़ पे, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों पे बात करते हैं। कभी हम कहते हैं कि अभी हम 100 लोग हैं, हमें 250 करना है, कभी हम कहते हैं 500 करना है। बीच में ऐसे ही हमारा एक एक फाइनेंशियल लिटरेसी का सेशन हो रहा था। वो मेरे एक दोस्त हैं, नबील भाई, वो ले रहे थे, तो उन्होंने ज़िक्र छेड़ा कि भई पीएसएक्स में लिस्ट होना चाहिए, जेम बोर्ड पे लिस्ट होना चाहिए। उसके ऊपर भी फिर डिस्कशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और करना भी चाहिए कि आईटी कंपनीज़ भी पाकिस्तान में ना स्टॉक एक्सचेंज में आएँ, इन चीज़ों पे आएँ थोड़ा-सा। क्योंकि और दुनिया के और ममालिक में हैं, पाकिस्तान में ही ना इस वक़्त बहुत कम है। अगर देखा जाए कि जितनी कंपनीज़ हैं हमारे पास, उनसे बहुत लिमिटेड कंपनीज़ हैं जो एक्चुअल स्टॉक मार्केट में हैं या पब्लिक लिमिटेड हैं। डिस्कशन तो बहुत होते हैं, लेकिन इस वक़्त ना मेरा अक्सर फ़ोकस, जो हमारी जो कोर टीम है, काफ़ी सीनियर लोग हैं उसमें मेरे साथ, तो उनको यही होता है कि यार पहले ना हम ये जो कोर चीज़ें ना अपनी ना ज़रा ठीक करें। जो मैं अभी काफ़ी देर से कह भी रहा हूँ ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसिस्टेंसी, प्रोसेसेस के अंदर, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है इवन अभी हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन में ना हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि ना हम रेडी हों टू स्केल। क्योंकि अगर आप कुछ नोन मसलों के साथ चीज़ को स्केल करेंगे ना, तो वो आपकी जो स्केलिंग की जर्नी है ना वो मुश्किल होगी, क्योंकि जगह-जगह ना फिर आपको मसले-मसाइल आएँगे। वो मसले ठीक ग्रो है। करते हैं। जी, ओ मसले भी ग्रो करते हैं बेसिकली, यानी जब हम 10 लोग थे, 20 लोग थे, 50 लोग थे, अब 100 के क्रॉस कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो साथ-साथ कुछ मसले भी ना उस तरीके से बढ़ गए हैं। अब उन मसलों को हल करना और मुश्किल है, अब उन मसलों को 1000 पे जाके हल करना तो वो फिर और बड़ा मसला हो जाएगा। तो मेरा उनको यही है कि यार अभी फ़िलहाल के लिए ना लेट्स फ़ोकस कि ये कोर। मसले सॉर्ट आउट हों। कोर को हम ऐसा करें कि हम इवन हम भी, हमारे सारे टीम के लोग भी और कस्टमर्स भी ना कंसिस्टेंटली ये बोलें कि हाँ यार वी आर हैप्पी। सही है। यानी फिर हम स्केल, उस पॉइंट पे ना स्केल करना विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। दैट्स द केपीआई। या दैट्स द केपीआई, बिल्कुल। तो इस पे हम जो है ना वो अभी फोकस हमारा है पूरा। अच्छा, एक लास्ट लाइन, एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप हमारी ऑडियंस को बेसिकली करना चाहते हैं और जिससे वो आपको याद कर सकें व्हाट इट शुड बी, मतलब क्या आप एक पीस ऑफ एडवाइस हमारी यंग ऑडियंस को करना चाहेंगे? देखिए मैं अगेन मेरा जो है वो टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से होगा, अ, जो एडवाइस होगी। और क्योंकि ये चीज़ मैं देख रहा हूँ अक्सर, मैं जहाँ जब पढ़ा भी रहा होता हूँ, ठीक है, तो स्टूडेंट्स भी ये सवाल पूछते हैं अक्सर। ऑर्गेनाइजेशन में भी कभी कभार ऐसा होता है कि लोग सवाल पूछते हैं, अ, क्योंकि टेक्नोलॉजी में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी फ्रंट एंड है, बैक एंड है, फिर रिएक्ट है, फिर एंगुलर है, यानी बेतहाशा ना टेक्नोलॉजी में टर्म्स हैं। और प्रोबेबली हर महीने ना कोई नई चीज़ इसमें ऐड हो जाती है टू मेक इट डिफ़िकल्ट। तो जो चीज़ स्टूडेंट्स को परेशान करती है ना कि हम करें क्या? यानी इतनी चीज़ें हैं, हम रिएक्ट पढ़ते हैं तो हमें कहीं से सुनने को मिलता है कि रिएक्ट तो ख़त्म होने वाली है, तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम्हें तो एंगुलर बननी चाहिए। हम एंगुलर पढ़ते हैं तो कोई बोलता है कि यार फ्रंट एंड तो आगे है ही नहीं, एआई बनाएगा पूरा फ्रंट एंड। तो तुम फ्रंट एंड क्यों कर रहे हो भई? तुम तो जो है वो नोड सीखो।
मसला टेक्नोलॉजी का नहीं है कि वेदर आप रिएक्ट पे करें, एंगुलर पे करें, मसला जो है ना बेसिक स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। आप कोई भी एक टेक्नोलॉजी लें, आप उस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज़ लें। अगर आप सही तरीके से उसको सीख लेते हैं ना, तो आपके लिए किसी भी और टेक्नोलॉजी पे जाना इतना मसला नहीं है, ठीक है? तो इस चीज़ से आप कन्फ्यूज़ ना हों कि मैं क्या चीज़ करूँ, किस चीज़ पे करूँ, क्योंकि अक्सर आईटी के स्टूडेंट्स हैं इस चीज़ पे कन्फ्यूज़ रहते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ बस। Thank you, Mohsin, for being on Parvaz. We really appreciate. We are very truly inspired by your story. Thank you so much. थैंक यू वासिक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।